मेंटल हेल्थ स्टिल एक टैबू है। बच्चे खुल के अपनी बात नहीं कह पाते। बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे की तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं हुआ कि मुझे कोई इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं वो बच्चा कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील कर रहा है। अब वो प्रेशर अपने कैरियर को लेके फील कर रहा है। कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं कि बच्चे को लगता है कि अगर मैं फुलफ़िल नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उससे पहले बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली गाइड किया जाए तो बच्चा उन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उन सारे इश्यूज से बच सकता है। लेकिन जहाँ पे ये पेरेंट्स का प्रेशर है कि नहीं तुम्हें करना ही है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे बहुत गलत स्टेप्स ले जाते हैं उस प्रेशर में आके। देखिए, हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्किल सेट होती है। सारे बच्चे एक समान नहीं होते। इवन एक फैमिली में भाई बहन भी अलग अलग होते हैं, जबकि उनकी परवरिश एक ही तरीके से होती है। जब हम काउंसलिंग सेशंस करते हैं सर, बहुत बार मैं ऐसा देखती हूँ कि बच्चे सिर्फ अपनी बात सुनाने से खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली कि किसी ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने क्या सलाह दी क्या नहीं दी वो उनके लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं होता। वो इसी बात से बहुत रिलैक्स फील करने लगते हैं कि कोई है जो उन्हें सुन सकता है। This little college thing, this is just a bump in the road compared to everything you've already overcome. You can do anything you put your mind to. हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं मंगलमय इंस्टीट्यूट में और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक किसके लिए होने वाला है? ये टॉपिक होने वाला है हमारे यूथ जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अपने करियर को ब्राइट करना चाहते हैं। चाहे आप अभी स्टूडेंट हैं, आप फ्यूचर में अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप वर्किंग हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने करंट पोजीशन से उठ के एक नेक्स्ट लेवल तक जाएं। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ये एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं डॉक्टर रुचिका गुप्ता जी के साथ में, जिनका स्पेशलाइजेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हमें इंसाइट्स मिलेंगे फ्रॉम डॉक्टर रुचिका गुप्ता। और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वर्क किया है एज अ डायरेक्टर और बहुत लाखों लोगों को इन्होंने हेल्प किया है अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ANDT NEST, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप यूथ को प्रेरित करने के लिए, यूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यूथ को फ़ायदा होगा। मैम, ये प्रोग्राम एक्चुअली ना हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। जो भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, हर इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी उसके बाद लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जिसके पास जॉब नहीं है, वो ऐसा क्या कर ले कि उसे जॉब मिल जाए, वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप जैसे लोग जो गाइडेंस देते हैं, कैंडिडेट लोग को गाइडेंस मिलती है और वो लोग ग्रो करते हैं। जी सर, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगर शुरू से शुरू करें तो देश में मुझे लगता है कि अगर मैं फिगर्स देखूं, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट को, जिसमें प्राइमरीली दो चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि एक तो हमारा जो यूथ है, मतलब आप देखिए कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में करीबन 83% यूथ है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 83% एज पर ILO 2024 रिपोर्ट। दूसरी उसमें चीज़ जो मेंशन की गई है वो है डिस्पैरिटीज़ इन द सेंस कि जो हमारे अगर हम देखें 2000 से 2024 में, इन 24 साल में ऑलमोस्ट ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं ये डबल हुई हैं। डिस्पैरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन,
कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि अगर एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो ये फिर चिंता का विषय है कि हम ऐसा क्या पढ़ाएं ताकि वो बच्चा एम्प्लॉयबल हो सके इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल सही कहा कि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे ग्रेजुएशन कराने वाले हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कराने वाले या तो स्कूल लेवल भी हम बात करें तो इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे एक कैंडिडेट अपना करियर अच्छा बना सके। तो इसमें हमारा मंगलमय इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है? सर देखिए, एज एन इंस्टीट्यूशन हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे यहाँ कोर्सेज़ में एडमिट कराते हैं उस विश्वास पे हम खरे उतर सकें। सो उसके लिए सर हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि बच्चे हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ बच्चे जो रूरल एरियाज से आते हैं उनके साथ हमें सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। वो बच्चे कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं बट सॉफ्ट स्किल्स में लैक कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती है, वो टेक्निकल स्किल्स में लैक कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री जिस तरीके से मूव कर रही है, हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो उसी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट के हिसाब से जो बच्चे हमें लगता है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ में स्किल करने की ज़रूरत है, हम उस तरीके से फिर सेक्शंस में डिवाइड करके उन्हें उस तरीके के स्किल ट्रेनिंग या वैल्यू एडेड कोर्सेज कह सकते हैं, हम उस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो मैम किस तरीके की वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं, किस तरीके की वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं मंगलमय इंस्टीट्यूशन में? सर वैल्यू एडेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंडस्ट्री 4.0 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ अगर मैं मेंशन करूं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में आप देखिए कि इवन जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो डिजिटली स्किल्ड हों। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, या आपके पाइथन है, पावर बीआई है, एनालिटिक्स हैं, ये कुछ ऐसे इमर्जिंग फील्ड्स हैं जहां हमें लगता है कि हमारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को भी इनमें स्किल होने की ज़रूरत है। तो हमारे जो वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस होते हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम हर सेमेस्टर में अलग अलग तरीके के ऑफ़र करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से, ताकि बच्चे को एक नॉलेज हो कि किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किस तरीके से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज तक होती रही हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इंटरमीडिएट लेवल और हायर लेवल तक लेके जाते हैं। तो अलग अलग सेमेस्टर्स में सर अलग अलग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। मैं कुछ कोर्सेज के एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिमांड में है। एग्जैक्टली। सो हम डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट्स अपना स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो फिर हम उन्हें स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, कि अगर स्टूडेंट ने मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन लिया है तो हम मार्केटिंग से रिलेटेड देते हैं उसे कोर्सेज, अगर स्टूडेंट फाइनेंस में है तो हम फाइनेंस से रिलेटेड। और इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए हमारा एक नेटवर्क है जिसमें हम अपने स्टेक होल्डर्स से, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेते हैं, जिसमें प्राइमरीली हमारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, वो कंपनीज़ जो हमारे कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। सो हम उनसे उस तरीके से फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, कि इंडस्ट्री किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स इंडस्ट्री में चेंज हो रही है, ताकि उसी तरीके से हम एजुकेशन में वो चेंजेस ला सकें। मैम ये तो बात हो गई मंगलमय इंस्टीट्यूशन की। अगर हम उस कैंडिडेट की बात करते हैं जो मंगलमय से एसोसिएटेड ही नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सर देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो वो मंगलमय आ सकता है। हम अपने फैकल्टी मेंबर्स या इनफैक्ट मेरे थ्रू हम उसे कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग CRD
डिपार्टमेंट है जिनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल होती मैम हैं। CRD डिपार्टमेंट डिफाइन सर करेंगे? कॉर्पोरेट रिसोर्स डिविजन, कॉर्पोरेट रिसोर्स डिवीजन, विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड प्लेसमेंट ऑफिस। प्लेसमेंट ऑफिस। प्लेसमेंट ऑफिस, तो बहुत सारी कंपनीज कैंपस में आती रहती हैं प्लेसमेंट के लिए। जॉब ऑफर्स, जॉब फेयर्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम बाहर के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे नेक्स्ट जॉब हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे इसकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं मंगलमय इंस्टीट्यूट के, और उसके माध्यम से उन्हें पता चल सकता है कि कब कब हमारे जॉब क्या-क्या opportunities आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो उन जॉब फेयर्स में हम अपने मंगलमय में एनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ साथ बाहर के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित करते हैं। मैम ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई बाहर का स्टूडेंट है, कोई मंगलमय से कोर्स नहीं किया है और वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहता है या उसे कंफ्यूज्ड है, तो वो आपसे करियर गाइडेंस ले सकता है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम का स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज़ करियर गाइडेंस। और अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, आप कहीं भी डेविएटेड हैं, आप मंगलमय इंस्टीट्यूशन के आसपास रहते हैं या आप यहाँ कहीं भी विज़िट करते हैं, आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, यू कैन विज़िट मंगलमय इंस्टीट्यूशन और आप बोलें कि आपको डायरेक्टर मैम से मिलना है। ओके, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलने का मौका दिया जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम सुनी जाएगी, आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दिया जाएगा। आप अगर पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है और आप कंफ्यूज है कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करें, बच्चे को क्या रास्ता दिखाएं, उस केस में आप पेरेंट्स लोग भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैम से बहुत अच्छे इंसाइट्स, बहुत अच्छी तरीके से करियर गाइडेंस ले सकती हैं। तो मैम ये तो बात रही करियर गाइडेंस की। अब हम बात करें, एक मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग ग्रो कर पाएँ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है? सर बहुत वैलिड क्वेश्चन है, स्पेशली जब हम यूथ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत प्रोमिनेंटली हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से, या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है या जो भी रीज़न रहे हैं, मेंटल हेल्थ स्टिल एक टैबू है। बच्चे खुल के अपनी बात नहीं कह पाते, राइट। सो ऐसे केसेस में सर हम अगर मैं एज एन इंस्टीट्यूशन बात करूं तो हम एक मेंटर मेंटी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जहां हम हर बच्चे को एक फैकल्टी मेंटर प्रोवाइड करते हैं। सो वो फैकल्टी मेंटर एक तरीके से गार्जियन का रोल प्ले करते हैं कि अगर बच्चे को, देखिए अगर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा खुल के वैसे ही बात कर लेता है अपने टीचर्स से, लेकिन जहाँ पे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे बच्चा कई बार कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो उस केस में फैकल्टी मेंटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने ऐसा रिकॉर्ड्स में देखा भी है कि बच्चे बहुत खुल के अपने दिल की बात फैकल्टी मेंटर्स से कर पाते हैं और फैकल्टी मेंटर्स भी उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में सर मैं एक चीज़ यहाँ आपके माध्यम से मेंशन करना चाहूँगी कि जितने सारे केसेस हम देखते हैं उसमें जो एक मेजर रीज़न मैं समझ पा रही हूँ मेंटल हेल्थ में, जो मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, वो बच्चा कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील कर रहा है। अब वो प्रेशर अपने कैरियर को लेके फील कर रहा है। कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं कि बच्चे को लगता है कि अगर मैं फुलफ़िल नहीं कर पाया तो क्या होगा। सो ये जो नेगेटिविटी आती है बच्चों में, ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। और इस मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती है बच्चे की। तो बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे की तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं हुआ कि मुझे कोई इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कई बार हम रेगुलर जब हम चेक कर रहे होते हैं अटेंडेंस फॉर एग्जांपल, तो कई बार हमें पता चलता है कि बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो रहा है। सो ऐसे केस में सर हम अपने फैकल्टी मेंटर्स के थ्रू बच्चों को खुद से कॉलिंग कराते हैं, ऐसे बच्चों से बात करते हैं। और बहुत बार सर ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि बच्चे का कॉलेज आने का मन ही ख़त्म हो जाता है। मतलब ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हो रहा है। हाँ। कि बच्चा किसी से बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे केसेस में सर मुझे लगता है कि हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास भी बच्चे को वो एक नेगेटिव
जोन में जाने से बचा सकता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उससे पहले बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली गाइड किया जाए तो बच्चा उन एंजाइटी, डिप्रेशन, उन सारे इश्यूज से बच सकता है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके कारण हम देखते हैं बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, तो वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, अरे भाई तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, तुमने इतना पढ़ लिया, इतना टाइम हो गया, ठीक है, और तो उन लोगों के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? सर बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेशर वहीं से आता है जब बच्चा नहीं कर पाता। देखिए हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्किल सेट होती है, सारे बच्चे एक समान नहीं होते। इवन एक फैमिली में भाई बहन भी अलग अलग होते हैं जबकि उनकी परवरिश एक ही तरीके से होती है। तो उस केस में मैं, हालांकि हमारी यूथ बहुत, आज की जो हमारी जनरेशन है बहुत नॉलेजेबल है, आप उसे कह लीजिए कि एक्सेस है उनके पास हर चीज़ का, चाहे वो इंटरनेट हो या और बहुत सारे सोर्सेज हों, तो वो खुद वेल अवेयर हैं। बट स्टिल उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अनसक्सेसफुल ही होते हैं, बच्चे कड़ी मेहनत करके सक्सेसफुल भी होते हैं, बट ऐसा बहुत बार होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बच्चा अनसक्सेसफुल रह जाता है जबकि उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर जाता है। तो हमेशा एक प्लान बी तैयार करके रखें कि अगर प्लान ए काम नहीं करा तो मैं प्लान बी कर लूँगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज में भी अगर मैं देखूं तो बच्चे कॉलेज में एनरोल करते हैं डिग्री के लिए और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मैम कितना टाइम कैंडिडेट लोगों को देना चाहिए इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिल पा रही हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम तक उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? सर देखिए ये टाइम तो वेरी करता है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वो टाइम फ्रेम, या वो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम तो उससे रिलेट हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 1 से 2 अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो चलिए बच्चे ने लेके देख लिया, अपनी कमियां पता चल जाती हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम प्लान कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें अपने को और सुधारने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से एक सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके बाद अगर कैंडिडेट को लगता है कि अगेन मतलब मैं कहीं फॉल बैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर एक नहीं मिल पा रही है तो बच्चे को दूसरे की तरफ सोचना चाहिए, मतलब ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। मैम कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 नंबर से रह गया कोई, 2 नंबर से रह गया, अब वैकेंसी तो है 100, अप्लाई करने वाले लाख, उसमें से 10,000 ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अगर वो 2 बार 3 बार 1 या 2 नंबर से ही रह जाता है? क्या उसको और एफर्ट डाल के अगली बार के लिए ट्राई करना चाहिए या उसे साथ में कुछ और करने के लिए कोशिश करना चाहिए? सर देखिए अगली बार एफर्ट डाल के ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर 2 या 3 बार रिपीटेडली यही सिचुएशन हो रही है तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि आप नॉर्मली देखिए ऐसे एग्ज़ाम्स एक पूरे साल या 6 महीने के बाद होते हैं, तो उस पूरी ड्यूरेशन में बच्चे की जो मनोस्थिति होती है वो यही डिलेमा में होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है ये बच्चे को अपने पेरेंट्स के कंसल्टेशन में लेके करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं, हौसला बढ़ाने के लिए कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर फेल भी होगे तो कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे बहुत फ्रीली वो अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये पेरेंट्स का प्रेशर है कि नहीं तुम्हें करना ही है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे बहुत गलत स्टेप्स ले जाते हैं उस प्रेशर में आके। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके का वातावरण उन्हें घर में मिला है या किस तरीके की सपोर्ट उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली है। मैम पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आज की यूथ के साथ ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए?
सर देखिए, आज की यूथ, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि आज इंफॉर्मेशन एज में हैं हम, बच्चों के पास हर चीज़ का एक्सेस है, बच्चों के पास बहुत नॉलेज है। तो उस केस में थोड़ा सा हमें अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें उसे सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ओके। जो आज की यूथ, जब हम काउंसलिंग सेशंस करते हैं सर, बहुत बार मैं ऐसा देखती हूँ कि बच्चे सिर्फ अपनी बात सुनाने से खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। कि किसी ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने क्या सलाह दी क्या नहीं दी, वो उनके लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं होता। वो इसी बात से बहुत रिलैक्स फील करने लगते हैं कि कोई है जो उन्हें सुन सकता है। सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो एक पेरेंट होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकती हूँ कि एक पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को समझें, और समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उनकी बात को सुनें। मैम, पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि लोग, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को डांटते थे, मारते थे। ओके। और कई लोग आज भी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किए पड़े हैं कि बच्चों को डांट रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर देखिए, ये तो बड़ा बहुत स्ट्रिक्ट जो माहौल बहुत रखते हैं। strict। सर देखिए, अगर मतलब देखिए, हर चीज़ के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। हम उस माहौल से निकल के आए हैं जब टीचर्स को अलाउड होता था डांटना, ठीक है। सर हर चीज़ देखिए अगर एक लिमिट में होती है, मतलब ये जो कहा जाता है ना कि कैरेट एंड द स्टिक, एक टीचर भली भांति या एक पेरेंट्स भली भांति जानते हैं कि कब बच्चे को कैरेट से अट्रैक्ट करना है और कब स्टिक दिखानी है। तो मुझे लगता है कि इसकी कोई भी चीज़ अगर लिमिट में की जाती है तो उसके फ़ायदे मिलते हैं। लिमिट से बाहर अब ये निर्णय लेने की ज़रूरत है कि हाउ मच इज़ टू मच। तो बिल्कुल आपने काफ़ी सही कहा कि पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि कितना रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कितना भाई गाइडलाइन देना है कि आप ये करो, और मोर ओवर हमें कैंडिडेट के ऊपर छोड़ना है, अपने बच्चों के ऊपर छोड़ना है कि उनको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। मैम, इसके पहले आपने अभी बोला कि फेल वाला पॉइंट आपने बोला था, तो मैं ये आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो फेल होने से डरिए मत, और फेल होने के बाद कुछ भी निगेटिव माइंड में लेके नहीं आना है। अगर आप फेल हो रहे हैं एक बार दो बार, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ANDT नेस्ट, ओके, और यू कैन कॉन्टैक्ट मंगलमय इंस्टीट्यूशन एज वेल। आपके लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करियर ऑप्शंस हम आपको गाइड करेंगे, जिससे कि आप इमिडिएटली जॉब ले सकते हैं, ओके। और इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ANDT नेस्ट को कांटेक्ट करें, वील हेल्प यू आउट इन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जिससे कि आपका जो एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि यार मैं इतने टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से कहीं काम कर रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरीके की स्ट्रेस को हम दूर करेंगे और आपको एक बेटर करियर पाथ दिखाएंगे। मैम, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मतलब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या किसी और जॉब की या किसी और चीज़ की, वो किताबों की हिस्ट्री, फिज़िक्स और ये सब पढ़े हैं, बट उसके अंदर कोई स्किल सेट्स नहीं है। वो इंटरव्यू देने जाता है, बच्चे ने BTech भी कर लिया, MBA भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, इंटरव्यू देने जाता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस कैंडिडेट को कौन कौन से सर्टिफिकेशन, कौन कौन से स्किल सेट्स गेन करने चाहिए, जिससे कि चाहे उसने MBA कर रखा हो चाहे खाली 12th कर रखा हो, वो जाके कोई बेसिक जॉब पकड़ सकें? सर इस केस में मैं कैंडिडेट्स को, जब हमारे यहाँ, मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ जब ओरिएंटेशन होता है स्टूडेंट्स का, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस ओरिएंटेशन में हम बच्चों को सबसे पहली चीज़ यही सिखाते हैं कि आप खुद अलर्ट रहें, आप खुद सेल्फ असेसमेंट करें। हालांकि हम उन्हें हर स्टेप पे सपोर्ट करने के लिए हैं, तो हम उनका सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कराते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सेशंस भी लेती हूँ जहाँ हम बहुत सारे ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जिसमें हम खुद को पहले समझें कि हमारी अपनी खुद की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। सर उसी से हमारा एक कैरियर गोल निर्धारित होता है।
क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक में, एमबीए में या और बहुत सारे कोर्सेज़ में एडमिशन ले लिया, किसी ने सलाह दी तो ले लिया, ठीक है, जिनका ज़रूरी नहीं है विज़न बिल्कुल क्लियर हो। तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है उस कोर्स में अब आगे वो क्या अपेक्षा रखते हैं और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए उन्हें किस तरीके से अपने उस पूरे जर्नी को प्लान करना चाहिए। मैम अभी कुछ दिन पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इस बात पे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया कि मुझे बीटेक सीएस से करना है और किसी भी कॉलेज में करा दी, बट मुझे बीटेक सीएस चाहिए। मैंने पूछा आपको बीटेक सीएस क्यों चाहिए, आजकल बहुत डिमांडिंग में है। मैंने कहा किसने कहा डिमांडिंग में, कहा सब कह रहे हैं और मुझे बीटेक सीएस ही चाहिए। मैंने कहा अभी आप खुद को टाइम दो और सोचो कि आप सीएस में सच में जाना चाहते हो या कोई और फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उसने कहा कि नहीं सर मुझे तो बीटेक सीएस ही जाना है। मैंने कहा ठीक है, बीटेक सीएस में जाना आपको कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, आप एडमिशन मिल ही जाएगा, बट अभी खुद को टाइम दो। कोई कह रहा है उसके ऊपर डिसाइड मत करो कि आपको बीटेक सीएस से करना है, और समझो कि आप किसके लिए बने हो। आप सीएस में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो, मैकेनिकल में जा सकते हो, सिविल में जा सकते हो, ठीक है, आईटी में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड हैं। आपका इंटरेस्ट किस में रहा है। तो उसने 2 दिन टाइम लिया, उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया। फिर उसने कहा मुझे सर ईसी में जाना है। मैंने अगेन पूछा, मैंने कहा देखो मैंने आपको ये नहीं कहा कि बीटेक सीएस से मत करो, अभी भी आप टाइम लो, बिकॉज आप 2 दिन के अंदर अपना ये माइंडसेट बना लिया। 2 दिन पहले आप बहुत स्ट्रांग थे कि आपको सीएस में जाना है, अभी आप और टाइम लो। तो उसने कहा कि नहीं मेरा था, मुझे तो मतलब पहले से ही था कि मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है, बट आजकल जॉब ट्रेंड देख के या मैं देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते, 1 करोड़ का पैकेज मिला, तो मुझे भी चाहिए कि भाई ज़्यादा पैसा मिले और एसी की जॉब होती है तो मैं उसमें जाऊँ। मैंने कहा देखो किसी की देखे हो मत जाओ, लाखों लोगों में से एक को मिलता है 1 करोड़ का पैकेज जो कि बड़े से स्क्रीन पे आ जाता है, सबको नहीं मिलता वो पैकेज, और सबको ही उस चीज़ के लिए नहीं बने होते। तो आप जिसके लिए बने हैं आपको वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उस डायरेक्शन में आप जाएं, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल सर, नहीं सर। तो इस तरीके से अभी गाइड किया है। इवन दैट गर्ल इज़ स्टिल लुकिंग फॉर द एडमिशन, कि उसका कहाँ एडमिशन हो। और मैंने कहा कि देखो हर आप कॉलेज में आप खुद से ट्राई करो, कांटेक्ट करो और खुद से आप रिसर्च करो उसके बारे में, किसी की सुनी हुई बातों पे नहीं, आप ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करो, देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। सर ये मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे यूथ के लिए कि वो कहीं सुनी बातों पे बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट का थोड़ा सदुपयोग हमारे यूथ को करना चाहिए। ठीक है, इतना हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन है हमारे कंट्री में, और अब तो रूरल से रूरल एरियाज़ में भी नेटवर्क अवेलेबल है कि हमारा यूथ एक्सेस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करने चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या किसी भी प्रोग्राम को चूज़ करने से पहले। आजकल कॉलेज विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं होती सर, हर कॉलेज की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट मैं एक और सलाह यहाँ पे बच्चों को देना चाहूँगी कि जब वो कोई प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट तो देखें ही देखें, वो उस प्रोग्राम की डिटेल्स भी पहले पढ़ें कि उस प्रोग्राम में उन्हें क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो पढ़नी होंगी, उस प्रोग्राम का क्या करिकुलम होगा, और उस प्रोग्राम के हिसाब से इंडस्ट्री में क्या वैकेंसीज अवेलेबल है और उन वैकेंसीज में क्या एडिशनल स्किल सेट रिक्वायर्ड है। सो आप देखिए हम अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ गाइड करते हैं कि वो ये जितने भी सर्विसेज पोर्टल हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो या और दूसरे पोर्टल्स हों, उस पर एक रेगुलरली एक नज़र बना के रखें कि एक फ्रेश MBA स्टूडेंट से इंडस्ट्री में किस तरीके की चीज़ें डिमांडेड होती हैं, किस तरीके का स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि देखिए हम आप सिर्फ समझा सकते हैं, बच्चे जब उस चीज़ को खुद पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री में जब इस तरीके की जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, तो उसमें कि MBA के साथ साथ, MBA तो सिर्फ एक डिग्री हो जाती है या BTech तो एक डिग्री हो जाती है, उसके साथ साथ वो उस कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ में वो उस कैंडिडेट प्रोफिशिएंट हो।
तो वो मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स खुद अपनी आंखों से वो चीज़ें देखते हैं तो उन्हें इंडस्ट्री की ज़्यादा समझ होती है और वो खुद से ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस में एनरोल कराते हैं। सर मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगी। ऐसे एक सेशन में बच्चों को हमने गाइड किया था और उस सेशन का हमने आउटकम देखा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने खुद से आइडेंटिफाई करा कि आजकल एक MBA फ्रेश ग्रेजुएट से इंडस्ट्री किस तरीके की स्किल सेट रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करती है। और उन बच्चों ने सर गवर्नमेंट के इतने सारे ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो NPTEL हो जहाँ वो इतने सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चों ने NPTEL पे एनरोल किया, उसका एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेशन लिया और वो कोर्सेज तो फ्री में कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस है। नॉमिनल चार्जेस सर। हाँ। तो और वो बच्चों के प्रोफाइल में जब वो चीज़ ऐड हुई तो आप देखिए एक तो उनका वो प्रोफाइल बना, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री ऑब्वियसली देखती है कि आपका क्या एडिशनल स्किल्स आपको आती हैं, द हायर द बेटर, यस राइट। और दूसरा जो लर्निंग, जो थ्योरेटिकल लर्निंग बच्चा करता है ऐसे केसेस में, वो उसको भी समझ आता है कि हाँ इंडस्ट्री में इन चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो एक सीरियसनेस डेवलप होती है। क्योंकि देखिए कोई भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड तो थ्योरी पे है। ये तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप लर्निंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे एक NPTEL है जहाँ पे IITs के प्रोफेसर्स लेक्चर्स देते हैं, और YouTube अवेलेबल है, वहाँ पे जाने कितना ज्ञान पड़ा हुआ है, आपको लेना है आप जाओ YouTube देखो, रील्स पे टाइम स्पेंड मत करो, आप वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं, आप AI लर्निंग कर सकते हैं, आप ChatGPT सीख सकते हैं, ओके, आप एक्सेल सीख सकते हैं, आप पावर पॉइंट सीख सकते हैं, MS वर्ड सीख सकते हैं। ये तो सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर एक MSME में रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसी स्किल्स आप सीख लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना किसी इंस्टीट्यूट गए, बिना किसी पैसे खर्च किए, तो आपको जॉब ईजिली मिल ही जाने वाली है। बिल्कुल सर। मैम हमारा टाई अप किन किन इंस्टीट्यूशंस के साथ है, किन किन इंडस्ट्रीज़ के साथ है, जहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं कैंडिडेट्स लोगों को? सर देखिए वो लिस्ट तो बहुत लंबी है और लिस्ट अपडेट होती रहती है। हाँ। क्योंकि हमारा जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है दे आर वेरी एक्टिव और डेली बेसिस पे वो इंडस्ट्री के कनेक्ट में होते हैं, तो हर रोज़ कोई ना कोई नई इंडस्ट्री उसमें ऐड होती रहती है। जी, तो ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा एग्जैक्ट फिगर देना, बट बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं इनफैक्ट जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जो हर साल कैंपस में आती हैं प्लेसमेंट के लिए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं, इनफैक्ट जॉब फेयर्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। और ये सारी कंपनीज के साथ हमारे इंडस्ट्री एकेडमिया सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशंस भी हैं, जहाँ पे हम उनसे फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके का स्किल सेट हमें देना चाहिए। जैसे जब हम प्लान करते हैं अपना वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस, तो हम इंडस्ट्री से ही बात करते हैं। जैसे फाइनेंस में जब हम फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को हमें क्या वैल्यू एडिशंस देने चाहिए, सो वी हैव सम ऑफ द कंपनीज ऑन आवर बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, जिनसे हम कंटैक्ट करते हैं कि फाइनेंस में अभी करंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि हम अपने बच्चों को किस तरीके के सर्टिफिकेशंस कराएं। तो ये सारी चीज़ें सर हम खुद से निर्धारित करने के बजाय हम अपने एडवाइजरी, जो हमारा इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड है काफ़ी एक्टिव है, सो हम उनके मेंबर्स से ये फीडबैक लेते हैं। ओके, तो मैम ये तो बात रही कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से देते हैं। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें की जाती हैं? सर हमारा अपना इंक्यूबेशन सेल है, प्लस हम हमारे अपने मेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी तरफ से हमें गाइडेंस मिलता है। वहाँ पे हम बच्चों को नर्चर करते हैं, बच्चों के जो भी आइडियाज़ हैं। वी हैव आवर स्टार्टअप पॉलिसी एंड इंक्यूबेशन पॉलिसी इन प्लेस। उसके अलावा सर बच्चों को हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और हमारे मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब हमारे बच्चे कहीं से कहीं पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से जीत के आते हैं। तो उस पार्टिसिपेशन से सर जो उनकी नई लर्निंग्स होती हैं और जो जजेस की एडवाइस होती है, तो वो बहुत काम करती है उनके उस स्टार्टअप आइडिया को रिफ़ाइन करने में, एक नेक्स्ट लेवल ले जाने में। और एक स्पिरिट जो डेवलप होती है
पॉजिटिव स्पिरिट कि हाँ उन्हें उस पर आगे काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप हम कितना भी पढ़ा लें, पढ़ने से नहीं आएगी। Exactly. वो एक सेल्फ मोटिवेशन है कि जहाँ पे बच्चे को खुद से जब इंस्पिरेशन होती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जितनी सारी ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम कितने भी ऐसे एग्जांपल्स लें जहां गवर्नमेंट खुद से इतने इनिशिएटिव्स ले रही है, इतने सारा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा रोल ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को वो हैबिट इनकलकेट करें, वो चीज़ें नर्चर करें और स्टूडेंट्स को अवेयर कराएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बिल्कुल। मैम जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव है, इसमें एक इनिशिएटिव के बारे में मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, या उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं बट उनकी सैलरी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रही है, या उन लोगों के लिए भी जो अपना करियर इंडिया में तो बना ही रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो आज स्टूडेंट हैं और वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं। तो नेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, ये इसका मेन कैंपस मंडी गोविंदगढ़ में है, पंजाब में। यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जैसे कि हम बात करें क्वांटिटी सर्वेयर। ओके। तो क्वांटिटी सर्वेयर होता है कि कोई भी बिल्डिंग बननी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना है, तो उसके लिए पहले क्वांटिटी सर्वेइंग की जाती है कि कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितने ड्यूरेशन में बनेगा, बनने में क्या क्या हर्डल्स आएंगे। ओके। और बिल्कुल मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके इंटीरियर से लेके मतलब हर एक चीज़ उसमें कवर होती है। तो ये बहुत एक ऐसी जॉब पोजीशन है क्वांटिटी सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेयर, जिसका रिक्वायरमेंट इंडिया में है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो मिडिल ईस्ट में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपको पता है कि उधर हर एक कंट्री अपने आप को टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर। और भाई सारी उनकी बिल्डिंग से स्काई को टच कर रही हैं, तो वहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है। यूरोप में बहुत रिक्वायरमेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत रिक्वायरमेंट है। और तो ये एक सर्टिफिकेशन हो गया, इसमें स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लोग जाते हैं। फिर पहले स्टोर कीपर जैसी पोजीशन हुआ करती थी, अब इंडस्ट्री ने चेंज कर दिया। स्टोर कीपर मतलब कि वो बंदा सिर्फ सामान रखता था, इशू करता था, रखता था, इशू करता था। अब इंडस्ट्री में इसके लिए दूसरा टर्म आ गया, मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। तो मटेरियल कंट्रोलर क्या कहता है, वो सामान इशू करेगा, रखेगा, बट उसके साथ साथ में जो सामान है वो कब एक्सपायर होने वाला है उसका ख्याल रखेगा। जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो उसे पहले इशू करेगा। ठीक है। कोई हमारा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर करोजन आ सकता है, रस्टिंग हो सकती है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन मेजरमेंट उसे देखना है कि भाई उसमें रस्टिंग ना हो, करोजन ना हो। तो मतलब छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान रखता है, मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। और जो स्टोर वाला टर्म था, स्टोर कीपर, अब वो मटेरियल कंट्रोलर बन गया। ठीक है। तो इसका सर्टिफिकेशन है वहाँ पे। और ये सारे सर्टिफिकेट इस तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग है, रिगिंग एंड स्लेगिंग सर्टिफिकेशन है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो कि प्राइवेट मार्केट में लाखों रुपए में मिलते हैं, बट कैंडिडेट निस्ट से वही सर्टिफिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेरिट बेसिस के थ्रू अगर एडमिशन लेता है तो लोएस्ट प्राइस में ले सकता है, इवन इन 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे प्राइस में। और इनकी डिमांड नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूज डिमांड है, मतलब वो उस नेम से जॉब ही होती है। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहूँगी। इसमें सर मेरे 2 सवाल हैं इससे रिलेटेड कि क्या आप इसके बाद कोई प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? मैम बीइंग एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्लेसमेंट असेसमेंट तो देखो हम देते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। नहीं, असिस्टेंस ही हम कर सकते हैं। बाकी तो जब बच्चा स्किल्ड होता है तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती। दूसरा, क्या स्टूडेंट अपने एक रेगुलर डिग्री के साथ इस तरीके के सर्टिफिकेशंस कर सकता है? मैम बिल्कुल कर सकता है। मैं पहले आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो प्लेसमेंट के नाम से ना कैंडिडेट लोगों को कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो समझते हैं कि गारंटी और अश्योरेंस में उनको डिफरेंस नहीं रहता। गारंटी मतलब होता है कि हम देंगे ही देंगे, अश्योरेंस मतलब वील हेल्प देम आउट। बिल्कुल। सो गवर्नमेंट
गारंटी नहीं दे सकती, गारंटी देगी तो उसको गवर्नमेंट जॉब देना पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब वेरी क्लियर। जी तो हम लोग हेल्प करते हैं, इवन जितनी टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए आगे आते हैं। अभी हम पिछले सेशन की बात करें तो रिलायंस में सिलेक्शन हुआ था, आई गेस मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो जाने के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया था, इवन जितने लोग पहुँचे थे सबका सिलेक्शन हो गया था। एक कैंडिडेट के साथ दिक्कत आई थी, उसका कुछ पीएफ में मसला था, वो भी हफ्ते या 10 दिन तक चला, उसके बाद उसका भी रिजॉल्व हो गया। जी अभी कुवैत का इंटरव्यू है कमिंग 29 को, और ये लोग कुवैत फिर इंटरव्यू क्लियर कर ही लेंगे, मतलब उसमें हमें डाउट ही नहीं है, जी क्योंकि इस तरीके से वो दे आर प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको मिलता है तो जॉब उनको मिलता ही मिलता है। आपका सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या एक रेगुलर डिग्री के साथ स्टूडेंट्स इस तरीके के सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है या 12th में है, अभी 12th भी पास नहीं हुआ है, तो 11th या 12th के साथ साथ भी ये सर्टिफिकेशन कर सकता है, जी बीटेक के साथ भी कर सकता है, एमबीए के साथ भी कर सकता है। जी कोई वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकता है, कोई खाली बैठा है वो जाके ऑफलाइन कंप्लीट भी कर सकता है। जी। सो ऑल ट्रेनिंग मोड्स आर ओपन। ओके मेन कंसेप्ट है कि उनको भाई जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करा के उनको जॉब तक पहुंचाना। सर, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इस माध्यम से, क्योंकि अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बच्चों में वो स्किल सेट नहीं है। मैं दोबारा उसी बात पे आना चाहूँगी कि आज के यूथ को ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ अपस्किलिंग की ज़रूरत है। देखिए, ज्ञान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ, मुझे उस चीज़ को सीखना है। एग्जैक्टली तो अगर यूथ उस तरीके से थोड़ा सा सोचे तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल। स्पेशली जब हम देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का, तो मुझे लगता है कि उस विजन को अचीव करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। और उस विजन के अचीवमेंट का मतलब है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि ऑब्वियसली जॉब क्रिएशंस होते हैं मार्केट में, ठीक है। स्टूडेंट्स को सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, उन जॉब्स के लिए उन्हें किस तरीके की अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट जिस तरीके के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है वो उन्हें बहुत सहायक होंगे। मैम बिल्कुल सही कहा, बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें इंस्टीट्यूशन या कोई इंडस्ट्री अकेले नहीं, मैं बात करूँगा इंटरनेट की। जी इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है जी कि अगर आप चाहें तो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसा देके तो कोर्स कर ही सकते हो। जी अंबानी जी ने इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया कि घर घर पहुंच गया, गांव गांव पहुंच बिल्कुल। गया। आप फ्री में सीख लो कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। जॉब ले लो। नहीं जॉब लेते तो आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल। आप कुछ भी करके कुछ भी काम सीख के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाओ। खुद तो आपके पास आएगा ही आएगा धनराशि, प्लस आप जाने कितनी और फैमिली लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमें आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी जी का विज़न को साकार करना है तो सिर्फ एम्प्लॉयबल नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हम और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। बिल्कुल सही कहा सर। और स्पेशली देखिए, जब उस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमारी ये जनरेशन बहुत भाग्यवान है। उसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बस सीखना होगा कि बिल्कुल। किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। इंडिया बहुत ऐसी, मतलब सबसे अच्छी कंट्री हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ और स्काई इज़ द लिमिट। अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैम मैं इस वीडियो को, हम इस इंटरव्यू को आज कंक्लूड करना चाहेंगे। जी सर। और मैं ये चाहूँगा कि कंक्लूज़न में आपको अगर कुछ मैसेज देना है ऑडियंस को तो एक मैसेज दें छोटा सा। सर देखिए, हालांकि इंटरव्यू के बीच में हमने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। कंक्लूजन में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं एकेडेमिया से हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन होगा
उतना मुझे लगता है कि ये जो गैप है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम एजुकेशन में हम किस तरीके की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग ये कोलैबोरेशन होगा उतना ये जो मिसमैच है या उतना जो ये गैप है ये कम होगा। और जितना ये गैप कम होगा तो मुझे लगता है कि जो हम ये एक नॉर्मल कंसेप्शन होता है ना कि डिग्री मिल गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, बच्चे एम्प्लॉयबल बनेंगे। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इस गैप को इस मिसमैच को भरना है। मैम बहुत और ये अच्छे तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडस्ट्री और एकेडमिक्स ये दोनों जॉइंटली काम करेंगे। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, उसी तरीके से हमें एजुकेशन को भी अपग्रेड करना होगा, एजुकेशन 4.0 या एजुकेशन 5.0। तो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में इंडस्ट्री मूव कर रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ समझना होगा कि हम उसी तरीके से अपने क्यूरिकुलम्स को अपडेट करें। तो ये मेरी अपील भी है, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हम उस चीज़ पे फोकस करें। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी एग्जांपल लें तो आप देखिए वहाँ पे इंडस्ट्री लेड एकेडमिक्स है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ मूव कर रही हैं उसी तरीके से हम क्यूरिकुलम्स लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में भी ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अपडेटेड सर्टिफिकेशंस लेके आ रही हैं। जैसे आप देखिए कि जो प्रीडोमिनेंटली हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती थी मैन्युफैक्चरिंग में या आपके एग्रीकल्चर में, ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है। सर्विसेज सेक्टर इम्प्रूव हुआ है। सर्विसेज सेक्टर इम्प्रूव होने की वजह से, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से जितनी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी लेके आ रही हैं। तो मैं सिर्फ उस चीज़ से कंक्लूड करूँगी कि एज एन इंस्टीट्यूशन हम कोशिश करें कि ये इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन हम इन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दें ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिमूव हो। और एज अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगी कि ये जितने सारे इनिशिएटिव्स हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपस्किल करें ताकि इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। मैम बहुत ही अच्छी इंसाइट्स दिए आपने आज के इंटरव्यू सेशन में, और आई होप कि ये इंटरव्यू सेशन जिसने भी देखा होगा उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा। करियर में ग्रोथ कैसे लेना है, आपको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है जिससे आप जॉब ले सकते हो। मैं इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। हर इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, तो आप अगर क्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आप इन क्वालिटी डिपार्टमेंट आप जा सकते हो। हर इंडस्ट्री में कुछ न कुछ स्टोर डिपार्टमेंट होता है, तो आप स्टोर से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कुछ स्किल सेट सीख सकते हो, बेसिक एक्सेल सीख सकते हो, पावर पॉइंट सीख सकते हो, जिससे वहाँ का आप डॉक्यूमेंट और डेटा बेस और जो भी मटेरियल है उसको मैनेज कर सको। वहाँ पे सेल्स टीम हर कंपनी में होती है, और सेल्स टीम वाले को क्या चाहिए, अच्छे से बात करना आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर भाई मैं किसी ओनर से बात कर रहा हूँ तो किस तरीके से बात करूँगा, मैं अगर किसी जूनियर स्टाफ से बात कर रहा हूँ तो किस तरीके से बात करूँगा, मैनेजमेंट लेवल से बात कर रहा हूँ तो किस तरीके से बात करूँगा। तो बहुत बेसिक स्किल सेट्स चाहिए आपको सेल्स में जाने के लिए, तो आप वो सीख सकते हो। ठीक है, चाहे फ्री सीखो चाहे पेड सीखो, कैसे भी सीखो। ओके, फिर अगला जो डिपार्टमेंट आ जाता है कॉमन डिपार्टमेंट, हम डिस्पैच डिपार्टमेंट। तो डिस्पैच डिपार्टमेंट में क्या है, बेसिक इंस्पेक्शन करना होता है कि भाई जितना क्वांटिटी ऑर्डर में था उतना क्वांटिटी है, जिस क्वालिटी के साथ था वो उस क्वालिटी के साथ है, जो इन्होंने टेस्ट डॉक्यूमेंट मांगे थे वो टेस्ट डॉक्यूमेंट है या नहीं है। बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बेसिक से सर्टिफिकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं या पेड में आप सीख सकते हैं। फिर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट को ना ऐसा होना होता है कि उसे पहले ग्राउंड लेवल पे काम अगर मैनेजमेंट ने किया हुआ है। आप अगर मैनेजमेंट पोजीशन पे जाना चाहते हो, हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो पहले जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री में जूनियर पोजीशन पे काम करो, और वहाँ का जितना भी जूनियर स्टाफ है उस स्टाफ के साथ मिल के काम करो। उस स्टाफ का दर्द समझो कि वो स्टाफ काम कैसे करता है, उस स्टाफ को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप 1 साल 2 साल ऐसे टाइम स्पेंड करो उन लोगों के साथ में, और फिर आप अपने आप को, अपनी मैनेजमेंट की डिग्री आपको करनी है तो फिर बाद में करो या साथ साथ में करो, कैसे भी करो। आजकल ऑनलाइन डिग्रीज़ अवेलेबल हैं और वो वैलिड हैं अभी के टाइम पे।
ठीक है, तो आप वो करके फिर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करो। सीधे मैनेजमेंट पोजीशन के लिए आप अप्लाई मत करो जब तक आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी आपको पता नहीं है। आप इंजीनियर हैं, कोर सेक्टर के इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे सीधे एसी का ऑफिस मिल जाए। अगर आपको सीधे एसी का ऑफिस मिल गया तो आप बिल्कुल भी लकी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने नहीं देखा कि जो जूनियर स्टाफ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का, उसका पेन क्या होता है। जब तक आपने उसका पेन नहीं देखा तब तक आप उससे काम करवा ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो आपको इनिशियल लेवल पे बड़ी कंपनी नहीं पकड़नी है, आपको इनिशियल लेवल पे छोटी से छोटी कंपनी पकड़ो, किसी एमएसएमई में जाओ, जूनियर पोजीशन पे जॉब करो, सैलरी बिल्कुल मत देखो, काम सीख लो। काम सीखने के बाद आपके पास स्किल सेट्स हैं, आपके पास डिग्री है, यू कैन गो फॉर हायर पोजीशन। और जब आपके पास काम आ गया, आपको बेसिक स्किल सेट्स आ गई हैं, तो आपको जॉब सीनियर पोजीशन की आराम से मिल जाएगी। ओके, शुरुआत के टाइम में बहुत लोग कहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज़ अ ट्रैप। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, दे वर्क फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 18 आवर्स पर डे। मोदी जी खुद 18 घंटे काम करते हैं, शाहरुख खान खुद 14 से 18 घंटे काम करता है, सलमान खान खुद काम करता है। तो जितने भी जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग 8 घंटे काम करके सक्सेसफुल नहीं बने। ओके, वो एक मिडिल क्लास लोगों को एक ट्रैप दिया जाता है जिससे वो उस ट्रैप में फंसे रहें। सिर्फ 8 घंटे काम करके सैटरडे संडे एंजॉय किया, फिर उसी में फंस गए। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, उस ट्रैप से बाहर निकलना है। आपको जॉब के लिए नहीं सोचना है, आपको खुद को एम्प्लॉयबल बनाने के साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है, जिससे आप और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। और इससे रिलेटेड आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन आप रुचिका गुप्ता मैम से अगर पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालें। वी विल ब्रिंग योर क्वेश्चन टू रुचिका गुप्ता मैम एंड शी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, आप अगर पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं तो ANDT NIST में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मंगल में इंस्टीट्यूशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड वी विल ट्राई टू गिव यू अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसके साथ आज का इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करते हैं। आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।